नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में काफी कुछ हुआ है। भारत के लिए एक बड़ी सांस्कृतिक जीत है, अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का निवेश है और वैश्विक राजनीति में भी कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं। जी, आज हम इन्हीं सब पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। हम यूनेस्को में भारत की पहचान से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, और फिर वैश्विक मंच पर भी चलेंगे। हाँ, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला, यहाँ जो उथल-पुथल है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में जलवायु परिवर्तन जो हम सबको प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ खबरें गिनवाना नहीं है, हम इन घटनाओं के बीच के धागों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। सही बात। जैसे दिवाली को मिली एक वैश्विक मान्यता भारत की सॉफ्ट पावर को कैसे मजबूत करती है, या अमेरिका का एक नया आइडिया दुनिया के शक्ति संतुलन को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जो भारत के लिए एक बड़े सांस्कृतिक सम्मान की तरह है। दिवाली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जी। मेरा सवाल यह है कि दिवाली तो हम सदियों से मनाते आ रहे हैं, तो यूनेस्को की इस लिस्ट में आने से असल में क्या बदल जाएगा? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा। जब यूनेस्को किसी परंपरा को ये दर्जा देता है तो वो दुनिया को बताता है कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि मानवता की साझा धरोहर का हिस्सा है। तो इसका मतलब है भारत की सॉफ्ट पावर में इजाफा। बिल्कुल। अमूर्त विरासत का मतलब ही है जीवित परंपराएं, जैसे रंगोली बनाना, दिए जलाना, कथाएं सुनाना। अब इसे वैश्विक मान्यता मिल गई है, तो जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग या आयुर्वेद की बात करता है तो दुनिया उसे ज्यादा गंभीरता से सुनती है। अच्छा, तो ये एक तरह से भारत की वैश्विक ब्रांडिंग को मजबूत करता है। जी, और इसका असर पर्यटन से लेकर कूटनीति तक पर पड़ता है। वैसे ये भारत की 16वीं ऐसी विरासत है जिसे ये सम्मान मिला है। यानी ये एक तरह का कल्चरल स्टैम्प है जो हर जगह काम आता है। सही कहा। और ये जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है वो सिर्फ संस्कृति में नहीं, खेल में भी दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत हुई, फिर वनडे में विराट कोहली का शानदार शतक। लेकिन साथ ही एक बड़ी हार भी मिली। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में। और यही तस्वीर को पूरा करता है। एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी पारी और कोहली का शतक दिखाता है कि हमारे सीनियर खिलाड़ी फॉर्म में हैं। सही। दूसरी तरफ शुभमन गिल को कप्तान बनाना ये संकेत देता है कि हम भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो 408 रनों की हार। हाँ, वो हमारी अब तक की सबसे बड़ी हार है। वो एक रियलिटी चेक भी है। मतलब उम्मीदें ऊंची हैं लेकिन चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। और हाँ, इसी साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सालों बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतना भी एक यादगार लम्हा था। और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ता है जो खेल और संस्कृति को मिला देता है, लियोनेल मेसी। हो हाँ। उनका भारत दौरा किसी फुटबॉल मैच से कहीं ज्यादा बड़ा इवेंट लग रहा था। बिल्कुल। 14 साल बाद मेसी का भारत आना ये अपने आप में भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का दौरा नहीं था। कोलकाता में उनकी 70 फुट की मूर्ति जो दुनिया में सबसे बड़ी है। हाँ, और फिर मुंबई में सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान के साथ वो पैडल गोट कप खेलना। वो तो खेल, बॉलीवुड और बिजनेस का एक कमाल का मिक्सचर था। सही बात है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं बल्कि हर तरह के वैश्विक आइकनों के लिए एक बहुत बड़ा और आकर्षक बाजार है। ये जो मेसी का दौरा है ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और आकर्षक बाजार है। और जब बाजार की बात आती है तो देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर कैसे दिख रही है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुर्लभ गोल्डीलॉक्स चरण में है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? गोल्डीलॉक्स जैसे कहानी में होता है ना, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बिल्कुल सही। अच्छा। अर्थव्यवस्था के लिए इसका मतलब है कि ग्रोथ अच्छी है लेकिन महंगाई काबू में है। और इसी वजह से रेपो रेट में कटौती हुई। जी, आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है, यानी 0.25%। हाँ, ऐसा करना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि खुदरा महंगाई नवंबर में सिर्फ 0.71% थी, जो आरबीआई के 4% के लक्ष्य से बहुत नीचे है। तो ये कम महंगाई आरबीआई को अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ब्याज दरें घटाने की छूट देती है। और शायद इसी गोल्डीलॉक्स माहौल का असर है कि भारत में टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का सैलाब सा आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, हाँ, सब मिला के $67 बिलियन का निवेश। ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? ये भारत के एआई विजन के 3 स्तंभों के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। स्केल, स्किल्स और सॉवरेनिटी। स्केल, स्किल्स और सॉवरेनिटी। जी,
भारत के पास स्केल यानी विशाल बाजार और डेटा है, स्किल्स यानी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, और अब सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर जोर है। और माइक्रोसॉफ्ट का निवेश इसी से जुड़ा है? हाँ, उनका जो $17.5 बिलियन का निवेश है वो सॉवरेन रेडी एआई पर है। एक मिनट, सॉवरेन रेडी एआई? जी, इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही प्रोसेस होगा, बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, तो ये डेटा सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। और Amazon का $35 बिलियन का निवेश क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियों पर है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये भारत को भविष्य की तकनीक के लिए ग्लोबल हब बनाने की तैयारी है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये गोल्डीलॉक्स वाली स्थिति टिकाऊ है? ये बिल्कुल सही चिंता है। खासतौर पर जब अमेरिका 50% टैरिफ की धमकी दे रहा है और रुपया 90 प्रति डॉलर के पार चला गया है, तो क्या ये तस्वीर बहुत जल्दी बदल नहीं सकती? बिल्कुल, हर तरफ अच्छी खबर नहीं है। एक तरफ हम रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को होने वाला हमारा निर्यात दबाव में है। हाँ, अक्टूबर में ये 8.5% गिर गया और अब रुपया 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है। इसका आम आदमी पर क्या असर होता है? असर ये होता है कि पेट्रोल डीजल से लेकर विदेश में पढ़ाई और मोबाइल फोन तक जो भी चीजें हम आयात करते हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। तो इसे रोकने के लिए आरबीआई ने क्या किया? इसी गिरावट को थामने के लिए आरबीआई को बाजार में उतरना पड़ा। उन्होंने 1 ट्रिलियन के सरकारी बॉन्ड खरीदे और डॉलर रुपया स्वैप किया। मतलब एक तरह से डॉलर बेचकर रुपए खरीदे। जी, ताकि रुपए की मांग बढ़े और उसकी कीमत स्थिर हो। तो एक तरफ विदेशी निवेश आ रहा है और दूसरी तरफ सरकार और आरबीआई उसे संभालने और चुनौतियों से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल। क्या सरकार के कुछ बड़े नीतिगत फैसले भी इसी निवेश के माहौल को और मजबूत करने की कोशिश है, जैसे परमाणु ऊर्जा और बीमा में 100% एफडीआई की इजाजत देना? बिल्कुल, ये सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। अब तक परमाणु ऊर्जा पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में थी। निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करने का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता हासिल करना है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। इसी तरह बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पूंजी और कंपटीशन आएगा, जिससे ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। उम्मीद तो यही है। और MGNREGA का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करना और उसके तहत काम के दिन बढ़ाना भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश है। और जब हम देश की आंतरिक मजबूती की बात कर रहे हैं, तो न्याय और सुरक्षा का पहलू भी अहम हो जाता है। निश्चित रूप से। केरल अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में जो फैसला आया है, उसे एक मील का पत्थर बताया जा रहा है। बिल्कुल। मुख्य आरोपी पल्सर सुदी समेत 6 दोषियों को 20 साल की सजा मिलना ये दिखाता है कि न्याय व्यवस्था ऐसे मामलों में कितनी गंभीर है। ये एक बहुत कड़ा संदेश देता है। जी, और सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली एनसीआर को मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम मतलब IADWS तैनात किया गया है। सरल भाषा में कहें तो ये दिल्ली के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। हाँ, एक अदृश्य सुरक्षा कवच जो किसी भी हवाई खतरे को शहर तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर देगा। तो भारत एक तरफ अपनी आंतरिक नीतियों और सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, लेकिन बाहर दुनिया में तो काफी उथल-पुथल मची हुई है। ईरान से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, और ये ईरान के अंदर चल रहे दमन का एक बहुत गंभीर संकेत है। उन्हें तो 2023 में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। जी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए काम करने पर उन्हें क्रूरतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। यह दिखाता है कि वहां सुधार की बात करने वालों के लिए हालात कितने खतरनाक हैं। और एक और नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कुरीना मचाडो वेनेजुएला में चर्चा में है। वहां क्या हो रहा है? वेनेजुएला में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। वहां 2 तरफा दबाव बन रहा है। 2 तरफा? हाँ, एक तरफ ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला का एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है और सैन्य दबाव बना रहा है। और दूसरी तरफ देश के अंदर विपक्ष की नेता मचाडो ने ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति मादुरो का शासन खत्म हो जाएगा। तो ये बाहरी और आंतरिक दोनों मोर्चों पर एक बड़ी टकराव की स्थिति है। बिल्कुल। इस बीच सीरिया में असद शासन के पतन को 1 साल हो गया है। क्या वहां हालात कुछ स्थिर हुए हैं? 1 साल बाद अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अलग अलग सशस्त्र गुटों को मिलाकर एक राष्ट्रीय सेना बनाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। वो कैसे?
अल शरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे हैं, वहीं इजराइल ने कहा है कि अगर सीरिया एक असैन्यीकृत बफर जोन बनाता है तो वो आक्रामक रुख नहीं अपनाएगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और इसी बदलते हुए वैश्विक माहौल में ट्रंप प्रशासन एक नए कोर 5 या C5 ग्रुप का विचार सामने रख रहा है। हाँ, ये G7 से कैसे अलग है और इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वैश्विक राजनीति में भूचाल ला सकता है। सोचिए, इस प्रस्तावित ग्रुप में अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान शामिल हैं। रूस और चीन भी? हाँ, इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे जरूरी फैसले G7 जैसे पश्चिमी देशों के ग्रुप में नहीं, बल्कि एक ऐसे कमरे में लिए जा सकते हैं जहां रूस और चीन भी बराबर की मेज पर बैठे हों। तो ये तो G7 को पूरी तरह से साइडलाइन कर सकता है। बिल्कुल। यह वैश्विक शक्ति के संतुलन को पश्चिम से पूर्व की ओर झुकाने वाला एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, और यह भारत के बढ़ते वैश्विक महत्व को भी साफ तौर पर दिखाता है। तो अंत में एक ऐसे विषय पर आते हैं जो इन सभी राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों से ऊपर है और हम सबको प्रभावित करता है, जलवायु। आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 रिकॉर्ड पर दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल बनने की राह पर है। हाँ, और जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये है कि 2023 से 2025 का 3 साल का औसत, वो पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने जा रहा है। जी, पूर्व औद्योगिक स्तर से। यह पेरिस समझौते की वो सीमा है जिसे पार ना करने का लक्ष्य दुनिया ने रखा था। हम उस दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण है? 82 देशों के 287 वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर हम तुरंत और तेजी से जलवायु पर एक्शन लेते हैं तो इससे न सिर्फ लाखों जानें बच सकती हैं, तो ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। और जाने से पहले कुछ और सुर्खियां। हॉलीवुड में अवतार, फायर एंड ऐश और प्रियंका चोपड़ा की क्रिसमस कर्मा जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। वहीं प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका जोआना ट्रोलुप का निधन हो गया है, और एक दशक से ज्यादा के इंतजार के बाद वो MH370 वाला मामला। हाँ, बीजिंग की एक अदालत ने मलेशिया एयरलाइंस को MH370 के लापता यात्रियों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। उन परिवारों के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद न्याय की एक किरण। तो आज हमने देखा कि ये भारत के लिए उपलब्धियों और चुनौतियों का एक मिला-जुला दौर है। एक तरफ सांस्कृतिक और तकनीकी मोर्चों पर बड़ी जीत मिल रही है, तो दूसरी तरफ आर्थिक और व्यापारिक दबाव भी हैं। और वैश्विक मंच इतनी तेजी से बदल रहा है कि भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या? एक तरफ भारत में सॉवरेन AI पर केंद्रित अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, और दूसरी तरफ एक नए कोर 5 वैश्विक शक्ति संरचना का प्रस्ताव है, जिसमें भारत एक प्रमुख खिलाड़ी है। इन दोनों को मिलाकर देखें तो अगले 5 सालों में विश्व मंच पर भारत की भूमिका और उसकी पहचान कैसी दिख सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद। सूचित रहें और अगली चर्चा में मिलते हैं। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।